हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोग का जो 29 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ मेरे दोस्त, साइंस का यानी विज्ञान का हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है 824 ईजे, ठीक है? आप जानते हो कि आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। और हम लोग जैसे 824 ईजे है, इसी प्रकार आप जानते हो कि पूरे के पूरे सेट हैं, तो सातों सेटों को धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इस सेट को सॉल्व करते हैं। बाकी जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं कि इसका अच्छे से एकदम सॉल्यूशन के साथ देखो, आपको पीडीएफ अच्छे से लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये कैसे अच्छे से एकदम सॉल्यूशन किया गया है, डिटेल में आप लोग देख सकते हो। इधर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका भी एकदम से अच्छे से ये फिगर ऐड कर कर, तो आपको लक्ष्य बैच में ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाकर लक्ष्य बैच में आप अच्छे से पढ़ो इसको लक्ष्य बैच से, और जो भी डाउट होता है वहीं पे आपको वीडियो भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? वहीं पे आप वीडियो भी देख सकोगे, ठीक है? तो जो डाउट जिस क्वेश्चन में होता है आप जाकर वीडियो देखो, ठीक है? तो आप जाओ लक्ष्य बैच वाले जितने भी, अगर आप मुझे 299 दिए हो भाई, तो वहां कुछ फायदा लो, पीडीएफ से आप जाकर पढ़ो, अपना टाइम बचाओ। चलो बाकी ये यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं, चलो आप लोगों के लिए भी मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करा देता हूँ। और बाकी आप लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो लक्ष्य बैच के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद इसको सॉल्व करूं। पूरा का पूरा इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इधर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है? तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अगले हो सकता है 1-1.5 घंटे की ये वीडियो हो, ठीक है? देखो ये लक्ष्य बैच क्या है। लक्ष्य बैच बेसिकली हम लोगों ने अपनी ऐप है हमारी, ये यूपीएमएसपी स्टडी, आप देख सकते हो। आप प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो ये ऐप आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, और हर सब्जेक्ट के सातों सेट के। लेकिन उनका आप सॉल्यूशन चाहते हो अच्छे से डिटेल में, तो आप हमारा बैच जो है लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, हर सब्जेक्ट का सातों सेट का, 2023 में जो आया था। उसके अलावा बोर्ड द्वारा, अभी बोर्ड ने ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो के साथ पीडीएफ भी, वायरल मॉडल पेपर भी मिलेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है? आप ये सब्जेक्ट देख सकते हो, इन सब्जेक्ट का। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि सभी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन और मॉक, जी हाँ मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिससे कि आप एग्जाम में 80 से 90% आसानी से फोड़ सको। और सैंपल के तौर पे ये सैंपल देख सकते हो, ये मैथ का सैंपल है, ये हिंदी का अच्छे से ये संदर्भ, रेखांकन अंश की व्याख्या, ये सब लिखा गया है, ठीक है? ये साइंस में आप देख ही सकते हो, जिसकी प्राइस काफ़ी लोग बोलते हैं प्राइस भैया न तो 999, न तो 100 न तो 499, मात्र 299 होने वाली है। और इसमें भी आप लोग का 250 रुपये, अभी मैं ऑफर के तौर पे आपको 250 रुपये में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे डायरेक्ट ये आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, और वहीं पे एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर मात्र 250 रुपये पेमेंट कर कर अभी कॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑफर में, तो आप 250 रुपये में ले सकते हो ये बैच। बाकी चलो हम लोग अपना इस सब पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये जो पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना 2023 में जो आए थे, वो 2024 बोर्ड में खत्म कर दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि यही प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे 2023 के जगह पे 2024 लिखकर, और झूठ मूठ का वायरल पेपर, और इसी को मतलब बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन हट गया है उसको भी बता रहे हैं। देखो यहाँ कितना मतलब खतरनाक क्वेश्चन हट गया। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये फिजिक्स में आपका देखो, ये विद्युत जनित्र था ना, और आपका विद्युत मोटर, ये दोनों क्वेश्चन खत्म कर दिए गए, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। और बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं कि हाँ भैया इसको पढ़ लो, एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा भाई, ये खत्म कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो खत्म कर दिए गए, तो जो खत्म हो गए हैं आपके सिलेबस से, उसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, बहुत टाइम वेस्ट हुआ आपका। खंड अ के अंतर्गत सबसे पहले उपखंड क में आप लोग का जानते हो कि आपकी साइंस 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट में बटी हुई है। तो उपखंड क में आप लोग देख सकते हो ये फिजिक्स के आपके एमसीक्यू हैं। चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु कहाँ स्थित होना चाहिए, ठीक है? और दिया है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और इधर दो ऑप्शन, 2-3 इधर ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ये ऑप्शन दिया है कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब देखो अवतल दर्पण द्वारा कुल
आपके 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आप 6 प्रकार के किरण आरेख खींचते हो। चलो मैं आपको शॉर्ट में 6 के 6 प्रकारों को बता दूं। और ये क्वेश्चन आपका ना ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 2 मार्क में भी आता है। देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर 2 मार्क में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो फिजिक्स वाले पार्ट में मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो 1 मिनट यार, यहाँ पे देखो ये पूछा गया है ना उपखंड ख में, ये जो आपके अब ये देखो 2+2 यानी 4 मार्क में ये प्रश्न पूछा गया। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। और यहाँ दे दिया ए में कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मतलब वस्तु स्थित हो तो उसका आप किरण आरेख बनाओ, ठीक है। और ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु तो उसका किरण आरेख बनाओ। तो 2+2 4 मार्क किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो इसलिए आपको अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, लेंस हो गया, सबका आपको किरण आरेख बनाना आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए हम लोग जो भी आवश्यक चीज़ है उसको करते हैं। यहाँ हमें अवतल दर्पण, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था? अवतल दर्पण। यहाँ क्वेश्चन में दिया था ना कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देख लेते हैं। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की कहाँ स्थिति होगी? देखो अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, रफ फिगर में बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मान लो हम लोग का, ये हम लोग का फोकस हो गया, ये हम लोग का वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक। वस्तु जब इधर अनंत पे स्थित होती है, वस्तु जब इधर अनंत पे कहीं स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनता है और काफी छोटा बनता है, एकदम छोटा बनता है, ठीक है, बिंदु आकार का बनता है। क्लियर? उसके अलावा जब वस्तु यहाँ पे स्थित होती है, यहाँ पे, यानी इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र से परे, या बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे वस्तु स्थित होती है, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और जो फोकस है ना इसके बीच में बनता है। क्लियर है? ये आपकी दूसरा प्रतिबिंब हो गया। तीसरा प्रतिबिंब, जब वस्तु यहाँ पे मतलब वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पे स्थित होती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पे ही बनता है, यहाँ पे वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है, नीचे उल्टा बनता है। क्लियर? उसके अलावा अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहाँ स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ये वक्रता केंद्र से परे यानी इधर बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर? उसके अलावा अगर फोकस पे कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मतलब इधर अनंत पे बनता है। क्लियर? तो हमने कितना देख लिया? 1 2 3 4 5, यार कितना देख लिया? 1 2 3 4 5, 5 हमने देख लिया बनना। और एक वस्तु जब यहाँ पोल और एफ के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब इधर दर्पण के पीछे यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु पोल और यहाँ मतलब दर्पण के मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां हो गई। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो आभासी एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है भैया अवतल दर्पण में। कहाँ? जब वस्तु यहाँ मतलब दर्पण के पोल, ठीक है, यानी वही ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। तो देखो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के नहीं, यहाँ पे देखते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है, वक्रता केंद्र पर नहीं, तब तो बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र से परे नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु की स्थिति रहेगी तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन में मैं कहा जा रहा था कि आभासी, सीधा वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो पोल और एफ के बीच होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो इस सवाल को मैंने सॉल्व करने में 1 मार्क का ये सवाल है। आप कहोगे कि भैया आपने इतना टाइम ले लिया, इतना टाइम मत देखो भाई, मैंने क्या क्या आपको पूरा का पूरा ये एक तरह से रिवाइज करा दिया अवतल दर्पण द्वारा जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, पढ़ने का असली तरीका ये होता है, केवल ऐसा नहीं कि हाँ ये हो गया क्वेश्चन, इसका ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये तो फिर कोई ये तरीका ही नहीं हुआ। ऐसे तो कहीं से अभी आंसर ले लो, इसका डी हो गया, इसका सी हो गया, इसका बी हो गया, ये तरीका नहीं होता है पढ़ने का। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है उसको देख सकते हो आप। ये क्या है? किसी शब्द को उसमें पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ओके, किसी शब्द को उसमें पाए छोटे अक्षरों को, यानी जो छोटे अक्षर उनको पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। काफी मस्त, काफी शानदार ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। यहाँ देखो लेंस की बात की जा रही है। तो लेंस में सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, अवतल लेंस को तो आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि अवतल लेंस आपका छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो
भाई हमें क्या चाहिए, किसी शब्दकोश में छोटे अक्षर हैं तो उनको हमें पढ़ेंगे, तब हम लोग की आंखें उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी, तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे लेंस का यूज करेंगे जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो अवतल लेंस तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब देखो, उत्तल लेंस हम लोग यूज करेंगे, ये तो निश्चित है भाई, लेकिन कौन सा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला? तो भाई जिसकी क्षमता अधिक रहेगी, ठीक है, उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ किसकी क्षमता अधिक होगी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला? भाई लेंस की क्षमता P इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है 100/f, जहाँ f ये सेंटीमीटर में हो। तो देखो यहाँ, अब अगर यहाँ पे 50 यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग की क्षमता कितनी आती है, 2 डायोप्टर आती है। और अगर यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ तो क्षमता 20 डायोप्टर आती है। तो इसका यूज करेंगे क्योंकि इसकी क्षमता अधिक होगी भाई इस लेंस की। तो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम लोग उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत बताएंगे, कहेंगे कि नहीं ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता दूं ये आंसर सही दिया है। और बहुत सारे लोग इसी को कहेंगे कि ये सही है, चलो इसका ये हो गया, आगे चलते हैं। नहीं, ये गलत है, 100% ये गलत है, ये होगा। मैंने पूरा पूरा आपको लॉजिक भी बता दिया कि क्यों ये होगा। क्वेश्चन बैंक में, खासकर विद्या क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। और मैं देखा हूँ कि यूट्यूब पे इसी को बता देते हैं ये जो शो कॉल्ड बहुत सारे टीचर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा भाई 100%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, भाई दोनों हम लोग के अवतल होंगे, दोनों अवतल होंगे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो गया या अवतल लेंस हो गया, दोनों की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक होती है। क्लियर? तो दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे दिया है कि मतलब दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। -15 यानी फोकस दूरी दोनों की ऋणात्मक है, और दोनों की ऋणात्मक है तो वो दोनों आपके अवतल हो जाएंगे, क्योंकि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस बोल रहा है, एक दर्पण बोल रहा है, तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, ठीक है, वह क्या होती है, कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दृष्टि पटल, ये वाला। चलो आगे देखते हैं, यानी रेटिना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 5 नंबर, कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मीन्स दो तार हैं जिनकी लंबाई भी समान है, उनका एक तरह से क्या पदार्थ, यानी पदार्थ भी समान होने का मतलब कि एक लोहा का है तो दूसरा भी लोहा का है, यानी पदार्थ भी समान है, और व्यास यानी उनकी मोटाई भी समान है, यानी सब कुछ समान है। तो सब कुछ समान है तो उनका प्रतिरोध भी समान होगा भाई। ठीक है, दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। पहले का R प्रतिरोध है तो दूसरे का भी R होगा। पहले का प्रतिरोध 10 है तो दूसरे का भी 10 होगा। ठीक, चलो आगे क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, ओके, इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर इसको पार्श्व यानी वही समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में जो उत्पन्न ऊष्माएं हैं उनका हमें अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है कि उनका अनुपात क्या होगा। इसका सही ऑप्शन 1:4 होगा। कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, इसका आंसर ही मुझे याद हो चुका है, लेकिन चलो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से आपको सॉल्व भी करा देता हूँ। देखो, हम लोग के दो चालक तार है, ये हम लोग का पहला तार, ये हम लोग का दूसरा तार। ठीक है, इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई, इसकी जो मतलब मोटाई है, ठीक, लंबाई मतलब ये वाली लंबाई, माफ करना, ये लंबाई, ठीक है, और इसकी जो ये मोटाई है यानी वही व्यास, और ये जिस पदार्थ का बना है ये भी जिस पदार्थ का बना है, यानी सब कुछ दोनों का, दोनों तारों का समान है, तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब कह रहे हैं कि किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, ये पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है कि R = R1 + R2 + R3, जितना प्रतिरोध होता है ले लेते हैं, तो R = R1, तो R1 के जगह पे हम लोग ये रखेंगे पहले तार का प्रतिरोध, तो पहले तार का प्रतिरोध R + R2, R2 के जगह पे दूसरे तार का प्रतिरोध और वो भी R होगा। ठीक है, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, 2 आपका R। ठीक है, यानी उनको जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RS, इससे मालूम चल जाएगा कि हाँ ये श्रेणी क्रम वाला है। यानी श्रेणी क्रम में जब हम दोनों तारों को जोड़े तो कुल प्रतिरोध 2R आया। अब चलो इनको एक बार बोला कि उसके बाद हम लोग फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं भाई।
पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 r3 ऐसे होता है, और इसका मैं p लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी पैरेलल, समझ में आ जाएगा ये समांतर क्रम वाला है। ठीक, तो अब 1/rp इक्वल टू, अब 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना प्रतिरोधकता ले लेते हैं तो 2 है तो 2 ही लेंगे, तो 1/r1 और r1 के जगह पे r प्लस 1/r2, r2 के जगह पे भी r, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान ही है। अब इसको देखो 1/r p बराबर, ये देखो हम लोग का जुड़ेगा तो 2 में ये हम लोग का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का आर पी निकालना है, तो ये हम लोग का इधर गुणा होगा तिर्यक, यानी तो r बराबर 2rp, यानी rp बराबर r/2, यानी हम लोग का rp बराबर वो क्या हो जाएगा, हम लोग का r/2 हो जाएगा। ठीक, यानी जब हमने तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध 2r आया, और जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध r/2 आया। ठीक, अब कह रहे हैं कि संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो एक आपका यहाँ पे अब फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है, आप याद रखना हीट का। तो देखो जो हीट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अब हीट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एक हीट का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, H इक्वल टू v²/r × T। इसका हम लोग यूज करेंगे दोनों तारों के लिए। ठीक है, तो पहले तार यहाँ एक बार प्रतिरोध श्रेणी क्रम वाला लेंगे और एक बार यहाँ प्रतिरोध हम लोग समांतर क्रम वाला लेंगे। तो चलो दोनों का अनुपात पूछा रहा है, तो H1 बराबर, H1 का हम लोग का मान लो v²/r, और ये H1 को मैं श्रेणी क्रम वाला लेता हूँ तो यहाँ पे RS लिख लेता हूँ, मतलब श्रेणी क्रम का प्रतिरोध लेंगे यहाँ पे इंटू T। ठीक है, और इसका बटा H2, यानी दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो ये बटा H2 हो गया, और बटे में ये v² में यहाँ पे R, ये अब ये समांतर क्रम वाला लेंगे यानी RP वाला लेंगे इंटू T। अब देखो भाई जब दोनों यहाँ पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो वो तो समान समय के लिए ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, और समांतर क्रम में तो ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि विभवांतर समान होगा, समय भी समान होगा। आपका बचेगी क्या, H1 बटे में जो H2 आपका होगा वो 1/RS। ठीक है, 1/RS, ये होल बट्टे में 1/RP यहाँ पे बचेगा। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, 1/RS ऊपर उसी तरह रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी RP/1। ठीक है, RP/1 का तो कोई मतलब भी नहीं है। अब चलो मान रख लेते हैं 1/RS, यानी RS यानी श्रेणी क्रम में जोड़ो तो कुल प्रतिरोध 2R आया, तो यहाँ पे हम लोग 2R रख लेंगे। ठीक है, और गुणे RP/1, तो RP/1 का मतलब क्या है, RP ही, और RP का मान हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध R/2 आया था, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं R/2, R से R हम लोग का खत्म। तो ये देखो ऊपर का 1 और 2 दूना का 4, यानी हम लोग का ये H1/H2 बराबर क्या आया भाई, वो आया 1/4, यानी वही H1 संबंधे H2 बराबर 1/4। हम लोग का अनुपात कितना आया, 1/4। तो ये हम लोग का ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका 2 मार्क में आ जाए तो ऐसे ही पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 1/4 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ठीक है, लघु परिपथन यहाँ कहने का मतलब क्या है, कितने लोग नहीं जानते। लघु परिपथन कहने का मतलब कि शॉर्ट सर्किट से मतलब है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लघु परिपथन। ठीक है, हिंदी में। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है भाई, जब शॉर्ट सर्किट कहीं होता है, जैसे दो तार आ रहे हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब बहुत उष्मा उसमें हीट उत्पन्न होती है, देखते होगे, मतलब लुत्ती लुत्ती सब फेंकने लगता है। ठीक है, आग टाइप का फेंकने लगता है। आपने इलाकों में अपने देखा होगा जब 2 तार सटते हैं आपस में, तो लघु परिपथन में विद्युत धारा का मान, और इस स्थिति में विद्युत धारा, ठीक है, और उष्मा का मान काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत कम हो जाता है विद्युत धारा का मान, हमें केवल यहाँ पूछ रहा है, तो बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे ये वाला सी वाला एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है इस स्थिति में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे उष्मा बोले तो उष्मा का मान भी बहुत बढ़ जाता है। चलो 7वां क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को तो जनित्र कहते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन जनित्र ही आपके एग्जाम मतलब आपके सिलेबस से हट गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारे के सारे हट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हट गया है, यहाँ पे स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हट चुका है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला एंटीमनी है भाई। ये एंटीमनी हमें बताना है कि क्या है, सब लोग जानते हैं भाई, ये तो फेमस एक एंटीमनी मतलब है उपधातु, काफी फेमस उपधातु है एंटीमनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपखंड ख में आ गए, यानी यहाँ से आपके केमिस्ट्री वाले ये प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए। चलो इनको हम लोग एक एक कर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो माफ करना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है
भाई लेड नाइट्रेट का हमें यहाँ पे सूत्र बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। काफ़ी इसमें अब कंफ्यूजिंग देखो ऑप्शन दिया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस होता है। ठीक, आप याद रखना। तो इसमें से ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। तो देखो आपके तीन आपने ग्रुप पढ़ा होगा, एल्केन का, ठीक है, एक एल्कीन का और एक एल्काइन का। ठीक है, तो जो ये एल्कीन और एल्काइन वाले ग्रुप के जितने भी सदस्य होते हैं वो जिन उनमें एल्कीन में आप जानते हो कि डबल बांड होता है और एल्काइंस में आपका कम से कम एक ट्रिपल बांड होता है और इसमें हमेशा एक सिंगल बांड होता है। तो जिसमें सिंगल बांड होता है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और जिसमें डबल या ट्रिपल बांड होता है वो असंतृप्त होता है। तो इसका मतलब कि जो एल्केन वाला ग्रुप होगा उसमें आपका संतृप्त मतलब वो संतृप्त होगा। तो इसमें देख लो, और एल्केन का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी आपका एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन। तो देख लो Cn यानी C यहाँ पे n की जगह पे मतलब 2 है तो 2, ठीक है, और दो दूना का 4, n की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4 + 2 6। ठीक है, यानी ये एल्केन ग्रुप का है। तो ठीक है, ये तो आपका संतृप्त है, ये आपका संतृप्त है। ये देख लेते हैं, C2H4 है। तो देखो ये आपका एल्केन नहीं है क्योंकि इस फार्मूले पे बैठेगा नहीं। n देखो n की जगह 2 रखेंगे तो देखो ये नहीं बैठेगा, ये आपका एल्कीन है, CnH2n होता है। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन में चला जाएगा यानी डबल बांड, तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, ये असंतृप्त हो जाएगा। बाकी देखो ये CH4, ये C3H जो 8 है ये आपके इस फार्मूले पे आ जाएंगे, ये एल्केन और ये भी एल्केन ग्रुप का है। तो ये तीनों आपके संतृप्त हैं, ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। तो चलो ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें छांटना था तो हमने छांट लिया। 1 मिनट, थोड़ा कैमरे को थोड़ा 1 मिनट, चलो माफ़ करना थोड़ा। चलो तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला देखते हैं। अगला यानी जो एल्केन ग्रुप के जितने भी आपके मतलब यौगिक होंगे वो सारे आपके संतृप्त होंगे और जो एल्कीन और एल्काइन वाले होंगे वो सारे असंतृप्त होंगे। ठीक है, बस सिंपल सा मामला है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका प्रोपेनल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, हमें बताना है कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है। देखो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले तो ये प्रोपेनल, ये क्या है, हम लोग का एक IPSC नेम है। इसमें क्या है, प्रोपेनल प्लस अल, देख रहे हो यहाँ अल जुड़ा है। तो प्रोलगन अल किस में जुड़ता है भाई, ये आपका जुड़ता है एल्डिहाइड में। ठीक है, किस में जुड़ता है, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का सामान्य जो आपका क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CHO। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और बाकी देखो ये OH तो आपका ये एल्कोहल का होता है, आप इसको भी याद रखना, यहाँ पे दे देता है कि यह किसका क्रियात्मक समूह है आपके क्वेश्चन में। तो ये आपका एल्कोहल का है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और ये भाई तो आपका जानते हो ये कीटोन का आपका है। ठीक है, हालांकि ये कीटोन का इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ देखो ये ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। चलो चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा। ओके, एसिटिक अम्ल का यहाँ हमें इस क्वेश्चन में IUPAC नाम बताना है। देखो एसिटिक अम्ल जिसको आप सामान्यतः सिरका भी बोलते हो, ठीक है, इसका IUPAC नाम हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, CH3COOH, चलो फार्मूला होता है इसका CH3COOH। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला आपने 9th में अच्छे से बनाना सीखा होगा। MCl2 है, MCl2 है क्लोराइड का फार्मूला, तो उसके ऑक्साइड का, इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्लोरीन पे यहाँ पे क्या होता है जानते हो कि क्लोरीन पे हम लोग जानते हो जो क्लोरीन होता है इस पे -1 चार्ज होता है। यहाँ पे नीचे 2 लिखा है मतलब 2 क्लोरीन है। ठीक है, यानी यहाँ पे -2 चार्ज हो जाएगा क्लोरीन पे, तो यहाँ +2 चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस, यानी M पे हम लोग का क्या है, +2 चार्ज है। तो M पे +2 चार्ज है तो M हम लोग का +2 चार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो अगर MO2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये मतलब ये फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, यहाँ पे 2 लिखा है मतलब -2 4 माइनस चार्ज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस माइनस वाले चार्ज बराबर होने चाहिए, इसलिए ये फार्मूला गलत है। MO
एम ओ देखो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम पे हम लोग का +2 चार्ज यहाँ से हमने इस फार्मूले से देख लिया कि है, और ऑक्सीजन पे हम लोग का -2 चार्ज होता ही है, तो इसलिए यह फार्मूला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 के बाद हम लोग, अब देखो अगला हम लोग उपखंड ग में अब आ गए। उपखंड ग में अब हम लोग के बायो वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, बायोलॉजी वाले सेक्शन के। चलो इनको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और एक तरह से पूरे पेपर का देखें तो 14वां क्वेश्चन है कि ब्रिको का कार्य है। भाई ब्रिको यानी वही लीवर का कार्य क्या है? उत्सर्जन। सिंपल, देखो ए बी ये सी ऑप्शन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये आपका उत्सर्जन हो जाएगा। क्लियर? चलो इधर इधर आ जाते हैं, इस बगल, 1 मिनट इस बगल आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 15 नंबर। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। ओके, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, इसमें हमें पौधे का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। और दिया है कि पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, ठीक है, या फिर इन सभी पर। नहीं तो ये आपका ये वाला ऑप्शन। भाई देखो ये ए बी और ये सी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना, ठीक है, ये आपका ब्रायोफिल्लम में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये भी ए बी ये सी है, भाई सब में कर देता हूँ, ये मैं सीधा कर दूंगा इसको, ठीक है, PDF में सी, ठीक है, सी और ये सी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चलो इसको माफ करना। चलो तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अनुवंशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं भाई ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। भाई 2 जो DNA तंतु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, तो भाई वो हाइड्रोजन अबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, सल्फोग्लाइकोपेप्टाइड या फिर हाइड्रोजन, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। 18 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। भाई मुकुलन, ठीक है, एक अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है, और इसके द्वारा प्रजनन किसमें होता है भाई, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो हाइड्रा होता है इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन एक प्रजनन की विधि है जो अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला। 18 के बाद 19 नंबर, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। भाई मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? अब देखो यहाँ लड़के थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मीठी मटर दे दी है, उद्यान मटर, सरसों, ये तो आप जान जाएगा, गुड़हल, ये तो 2 ऑप्शन गलत। इन दोनों में कंफ्यूज होंगे कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था। मेंडल ने जो अपने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था वो कौन सा पौधा था, मीठी मटर या उद्यान मटर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल मतलब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपका बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि उद्यान मटर पे उसने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो यहाँ नहीं है, हमें बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी, ठीक है। तो देखो ये अंडाशय, गर्भाशय या डिंब वाहिनी ये सब हैं, ठीक है, मादा जनन तंत्र यानी स्त्री के जनन तंत्र के भाग, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है, ये तो आपका पुरुष का हो जाएगा, ठीक। तो ये जो नहीं है उससे छांटना था, तो ये क्लियर। चलो तो ये हो गए हम लोग के 20 MCQ, हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग आगे, जो हम लोग के उपखंड अब ब के प्रश्न है, ठीक है, और वो था, अब ये ब के अब जो इसमें अब सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो चलो हम सबसे पहले अब खंड ब में उपखंड, ये भी 3 उपखंडों में विभाजित होगा। एक में आपके फिजिक्स के प्रश्न होंगे, एक में केमिस्ट्री के और एक में बायो के। तो चलो तीनों को हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ये उपखंड क का प्रश्न है इसको हम लोग करते हैं, और यह प्रश्न आपका देखो फिजिक्स वाले पार्ट से, ठीक। चलो करते हैं। पहला प्रश्न देखो, ये आपका 4 मार्क का है, ठीक है, इसमें 2 प्रश्न छोटे छोटे पूछा हुआ है 2-2 मार्क में, ठीक है, यानी दोनों को करने पे आपको 2 + 2 यानी 4 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए, ठीक है। स्थिति और हमें प्रकृति बतानी है किरण आरेख बनाकर, ठीक है, जिसका आपको 2 + 2 यानी 4 मार्क मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग की वस्तु की स्थिति कहाँ है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो उसका आप क्या बनाओ, किरण आरेख बनाओ, उस प्रतिबिंब की बनने वाली जो स्थिति है उसको बताओ, उसकी प्रकृति बताओ, हमें बताना है। चलो देख लेते हैं इसका। देखो अच्छे से ये आपका सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप लोग, ये अच्छे से सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। ए वाला का आंसर देख सकते हो यहाँ पे, जो ए वाला प्रश्न है इसमें ये वाला इसका फर्स्ट का ए वाला, इसको वस्तु की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इसका सबसे पहले ये किरण आरेख देख सकते हो, ये मान लो आपका, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका यहाँ पे ध्रुव पोल है, यहाँ पे आपका फोकस यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका सी है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। वस्तु की स्थिति हमें बोल रहा है कहाँ हो कि
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति बताए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र यानी फोकस और इसके यहाँ पे बीच में स्थित है। तो देखो ये बीच में वस्तु स्थित है, तो यहाँ इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, देखो यहाँ से आपका ये जा रहा है, यहाँ पे ऐसे प्रकाश इससे आएगा और ऐसे फोकस से होकर ऐसे दर्पण से टकराकर ऐसे गुजर जाएगा। और जो वक्रता केंद्र से भाई प्रकाश ऐसे जाएगा वस्तु से होते हुए, ये दर्पण से टकराकर वापस ऐसे चले जाएगा। और यहाँ पे देखो दोनों आकर काट रहे हैं, जहाँ पे दोनों किरणें काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे आपका देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है, यहाँ ए बी था, यहाँ पे बी और ए हो गया है, ठीक है। यानी देखो ये मुख्य अक्ष जो है, इसके जो नीचे बनने वाला प्रतिबिंब होता है सारा का सारा वो उल्टा होता है, जो ऊपर प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। तो यहाँ पे ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और जो ये प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, ठीक है, और वास्तविक होता है क्योंकि ये दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वस्तु स्थित होती है, ठीक है, उस वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। हालांकि यहाँ पे छोटा लिखा गया है, ये माफ करना, पीडीएफ में मैं अपडेट कर दूंगा, जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, ठीक है। ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो ये आप ये किरण आरेख ऐसा बना दोगे और लिख दोगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे यानी दूर होगी, ठीक है। और जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, वस्तु से बड़ी होगी, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये लिख दोगे, आपको इसका 2 मार्क पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें सेकंड क्या करना है, सेकंड हम लोग का कौन सा किरण आरेख बनाना है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो तो देख लेते हैं। देखो वस्तु की स्थिति ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे देखो ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे वस्तु की स्थिति है, ये ए बी वस्तु है हम लोग की। तो देखो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है। और अवतल दर्पण में यही एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये वस्तु स्थित है, तो देखो इससे ये जो लाइट आएगी, प्रकाश आएगी, ये दर्पण से टकराकर ऐसे इधर गुजर जाएगी नीचे की तरफ, लेकिन ये लगेगा कि प्रकाश इधर से कहीं से आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग किरण को आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक, ठीक है, आगे तक भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर तक भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो हम लोग का वक्रता केंद्र से मान लो इधर से ये वस्तु से होते हुए प्रकाश आएगा, उसी माध्यम से वापस भी गुजर जाएगा, लेकिन ये हम लोग का लगेगा कि इधर से आभासी रूप से इधर से आ रहा है, तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब एक तरह से एक दूसरे को ये कट करेंगे, तो जहाँ कट करेंगे वहीं पे हम लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब बन गया है, तो दर्पण के पीछे बना है तो ये आपका आभासी हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु से भाई बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, विवर्धित बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो बड़ा बनेगा, बड़ा में बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रतिबिंब तो आभासी होगा ही, ठीक है। और दर्पण के देखो ये देखो पीछे बन रहा है और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिख दोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे तथा प्रकृति आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा होगा, ऐसे लिख दोगे, आपका इसका पूरे का पूरा 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर दोनों क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको एक सीख देना चाहूँगा, यहाँ तो 2 स्थितियाँ थी, इसकी पूरी पूरी 6 स्थितियाँ होती हैं। तो आपके पेपर सेट में आपके 7 पेपर सेट होते हैं भाई पूरे यूपी में, तो 7 में से कौन सा पेपर सेट आपको मिलेगा कोई भरोसा नहीं, तो आप में कौन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो 6 की 6 स्थितियाँ होती है अवतल दर्पण द्वारा वो याद होनी चाहिए। और उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थितियाँ होती है, उसका भी 2 स्थितियों का किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। और दर्पण के अलावा लेंसेस का भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेंसेस का भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो सब चीज़ याद होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा एक बार और मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं, ठीक है। ये देख सकते हो जो लक्ष्य बैच हम लोग का है, आप हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जैसे ये पीडीएफ सॉल्यूशन अच्छे से जो ये किया गया है आप लोग देख सकते हो, ये पूरा पूरा ये पीडीएफ सॉल्यूशन, ऐसे ही पीडीएफ सॉल्यूशन आपको हर एक सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिससे आपका मान लो एग्जाम जैसे कल है, ठीक है, जैसे आपका मान लो एग्जाम आपको जैसे आपका एग्जाम 29 फरवरी को है भाई विज्ञान का, ठीक है, तो 29 फरवरी को एग्जाम है, तो पीडीएफ रहेगा ना, तो आप 28 फरवरी को चाहोगे तो आराम से सातों सेट, जी हाँ मैं दोस्त, सातों सेटों का रिवाइज कर सकते हो। और उसमें बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है वो भी रहेगा, तो उसका भी रिवाइज कर सकते हो। और देखना यूट्यूब पे ना आपको यही मतलब 29 तारीख को आपको पेपर है, तो 28 तारीख को सातों सेटों का आपको पेपर सब कराएंगे, कहेंगे वायरल पेपर है भाई ले लो, और वो प्रीवियस ईयर पेपर ही रहेगा, और बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे, यही आएगा। हाँ उसमें से क्वेश्चन आता है, सही बात है, लेकिन भाई आप बताओ
मतलब 7 पेपर से तो 7 दूना का 14 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और मतलब एक पेपर कराने में तो किसी को भी 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो 2 घंटे की वीडियो आप देखोगे कि भाई आधे घंटे में आप पीडीएफ से मतलब सॉल्यूशन देख लोगे, तो पीडीएफ से कहोगे ऑब्वियसली हम लोग पीडीएफ से अपना टाइम बचाएंगे भाई, और वीडियो देखने से दिमाग भी खराब होगा एग्जाम टाइम में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, मात्र ऑफर है 250 रुपये में कर सकते हो हमारी ऐप यूपीएमएसबी स्टडी पे। बाकी चलो हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं साइड में थोड़ा रखता हूँ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो ध्यान से। क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दिया है। वस्तु की लंबाई को ओ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है यानी इमेज की, उसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हमें वस्तु की लंबाई ओ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, हमें वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, यानी आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने रखी गई है 20 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी वस्तु की दूरी हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। और वस्तु की दूरी जानते हो, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है और वस्तु की दूरी हम हमेशा सवालों में ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको पहले से सॉल्व किया गया है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दे रखा है भाई, हमें वस्तु की लंबाई दे रखा है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो आर है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ज्ञात किया गया है, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले लिख लेते हैं। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है क्या, वस्तु। तो हमें वस्तु यानी दर्पण से वस्तु की दूरी हमें दी हुई है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, आप सब लोग जानते हो, वो 20 सेंटीमीटर। इसकी दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि दर्पण के सामने इधर जितनी भी दूरियाँ होती है वो हमें ऋणात्मक लेनी होती है, और यहाँ पे दर्पण के सामने वस्तु हमेशा रखी जाती है, तो इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा यू ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर। तो हमें वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, और दर्पण की मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी यू भी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमने ले लिया। अब देखो यहाँ हमें आर मालूम है तो एफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला चूंकि मत लिखो, ये वाला लिख दो कि चूंकि, ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आर का मान हम लोग 30 रख देंगे, और बटे ये 2 है, 2 कटकर हम लोग का 15 सेंटीमीटर एफ का मान आ जाएगा। तो एफ का भी मान आ गया हम, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे कि हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस सूत्र से अब जो चीज़ जहाँ दी हुई है उसको रख लेते हैं, 1/15, एफ की जगह पे हम 15 रख लिए, क्योंकि एफ का मान हमने निकाला है। 1/v, भाई हमें भी मालूम ही नहीं है, यही तो हमें ज्ञात करना है, तो भी को उसी तरह रहने देंगे, प्लस 1 बटे में यू, यू का मान हम लोग यहाँ साल में मतलब माइनस में रखेंगे। क्लियर। तो -20, क्योंकि इसकी दूरी यू का दूरी यानी दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो यहाँ -20 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर नीचे गुणा हम लोग माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर से यहाँ माइनस होने का मतलब कि अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1/15 1/v और माइनस ये 1/20, कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आप हल करोगे, ठीक है, इसको घटाओगे, जोड़ोगे, पक्षांतर करोगे, तो कर कर अंत में 1/v बराबर 7 बटे आपका 60 आ जाएगा। और तो v बराबर इसका पूरा का पूरा उल्टा कर दोगे, 60/7 यानी आपका 8.57 ये आ जाएगा। क्लियर। समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक कैसे प्रोसेस हुआ। अब देखो कैलकुलेशन आप करते रहना, इतना तो भाई आप जानते ही हो, आपको जानना चाहिए, ठीक। 8.57 सेंटीमीटर आ गया। अब भी का मान हम लोग का 8.5 सेंटीमीटर आ गया। तो भी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, और देखो भी का मान कैसा आया भाई, यहाँ पे प्लस आया। तो देखो दर्पण के सामने वाली जो दूरियां होती है वो सारी निगेटिव होती है, और दर्पण के पीछे वाली दूरियां सारी धनात्मक होती हैं। तो यहाँ धनात्मक दर्पण की दूरी सॉरी वस्तु की दूरी, क्या ये यहाँ पे भी क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या है, धनात्मक आई। इसका मतलब कि जो वस्तु है दर्पण के पीछे कहीं बन रहा है, कितने दूरी पे, 8.57 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ लिख दोगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्लियर। हमने कैसे पहचाना कि दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि यहाँ दर्पण मतलब जो वस्तु की दूरी है वो क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, ठीक है।
ओके, माफ़ करना यार। ठीक है, चलो तो यहाँ ये आपकी धनात्मक आ रही है, तो इससे हम पहचानेंगे कि जो वस्तु है दर्पण के पीछे है, क्योंकि यहाँ v का मान हम लोग का क्या आ रहा है, धनात्मक। ठीक है, और v क्या होता है, दर्पण से एक तरह से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी दर्पण के पीछे होगी क्योंकि यह धनात्मक आ रहा है। कई बार मैं आपको बता दिया, चलो कई बार इसलिए बताया, इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अन्य सवालों में इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी यूज होगा। तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें और क्या बताना था भाई, हमें और इसमें बताना था उसकी प्रकृति और आकार भी बताना था। ठीक है, प्रकृति और आकार भी बताना था। तो यहाँ देखो, अब इसके लिए एक अलग फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग का एक फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, क्या, m इक्वल टू आई बटा ओ, जहाँ आई क्या होता है, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या होता है, वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई, और यही बराबर होता है माइनस भी बटे यू के। और यहाँ भी क्या होता है, भी भाई आप जानते हो दर्पण से वस्तु की दूरी, और नहीं प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी, और यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो चलो जो जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ आई बटे ओ और भी बटे यू आपस में बराबर है, तो ये इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू, जो ये माइनस होता है इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखो आई हमें ज्ञात करना है भाई, इमेज की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई हमें शुरू में ही 5 दिया था तो 5 रख लेंगे, और भी का मान हमने निकाला 8.57, तो 8.57 रख लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, और बटे में यू का मान हमें यहाँ पे भी -20 रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 आकर इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे देखो आकर गुणा हो गया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.437 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी आई का मान यानी इमेज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.437 सेंटीमीटर। तो उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे, अतः प्रतिबिंब आभासी, भाई यहाँ पे आभासी क्यों बनेगा भाई, क्योंकि भाई दर्पण के यहाँ पे पीछे था प्रतिबिंब, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, तो उससे हमने लिख दिया आभासी, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, तो ऊंचाई हमने निकाल लिया 2.437 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने क्वेश्चन में पूछा था सारा का सारा चीज़ ऐसे हमने पूरा का पूरा ये ज्ञात कर लिया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहा, लंबा वाला क्वेश्चन आपका। तो आपको कंफर्म हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें आर का मान दे दिया है, हमें ऊष्मा एच का भी मान दे दिया है, और हमें विभवांतर भी का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें समय भी दिया है, क्या, प्रति सेकंड। देखो यहाँ पे प्रति सेकंड बोल रहा है, यानी टी का भी मान दे दिया, यानी 1 सेकंड। ठीक, तो सिंपल एक फार्मूला होता है हम लोग का, एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर इंटू टी। अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था उसमें बताया था, तो मैं दिया है आर का मान 4 ओम दिया है, टी 1 सेकंड दिया है, और एच हम लोग का 100 जूल दिया है। तब फार्मूला एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी से आप रख दो, एच के जगह पे 100 रख दो, वी स्क्वायर के जगह पे वी स्क्वायर ही रखने दो, क्योंकि हमें विभवांतर ही पूछा जा रहा है। तो वी की जगह पे उसी तरह इसको छोड़ दो, और अपन में आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 4, और टी के जगह पे हम लोग 1। अब देखो ये क्या होगा, ये आपका 4 से, अब देखो ये एक का तो कोई मतलब ही नहीं इसमें गुणा होगा तो, और वी स्क्वायर में अपन में 4 है, 4 से इधर गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर बराबर 400, तो भी बराबर अंडर रूट 400। ठीक है, और ये रूट से आपका बाहर निकलेगा तो ये 20 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये आपका 20 हो जाएगा, तो आपका भी का मान आपका 20 हो जाएगा, और विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है, तो यहाँ पे बोल्ट लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आपको कितने मार्क का ये क्वेश्चन था भाई, ये 4 मार्क का, इतना छोटा सा क्वेश्चन, गजब, 4 मार्क में पूछा गया था। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, फार्मूला बेस्ड, तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। चलो उसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन जो है, ये तीसरे के बाद यहाँ चौथा जो क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जो अथवा एक रहेगा, ये 6 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये आपका अब सिलेबस से हट चुका है, ये नहीं आएगा अब इस बार, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या, अब अगला उपखंड ख आ जाता है, तो उपखंड ख अब सॉल्व करते हैं। अब ये आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक, तो चलो इसको करते हैं, केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले देख सकते हो कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, हमें इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो चलो इसका हम लोग संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। यहाँ इसका मैंने बना रखा है पहले से आपका, यहाँ पे चलो आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा अच्छे से मैंने ये फिगर बनाकर, ठीक है, एकदम HD में, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इस PDF में। ठीक, तो चलो आपको समझा देता हूँ।
सबसे पहले देखो हम लोग का मेथेनल, ठीक है। मेथेनल का हमें क्या बनाना है, संरचनात्मक सूत्र बताना है। मेथेनल है यहाँ पे अल, भाई अल किस में आता है, अंत में, ठीक है। वो हम लोग का जो मतलब जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप वाले होते हैं उनमें आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका आप समास अगर अलग अलग करोगे तो ये मेथेन प्लस अल होगा, यानी इसमें ये अल जुड़ा है। और अल किस में जुड़ता है भाई, अल जुड़ता है आपका जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, यानी जो CHO होता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये CHO ग्रुप वाला है, ठीक है। तो अब इसका देखो संरचनात्मक सूत्र बताना है। अब मेथेन, यहाँ पे मेथेन है, मेथ यानी हम लोग का कार्बन की संख्या 1, ठीक है। तो देखो कार्बन हम लोग का कितना भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन से हम लोग का मान लो हम लोग का क्या जुड़ेगा, इस भाई ये किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। उसमें आपका CHO होता है, तो उसमें ऑलरेडी C है, तो C उसी तरह आपका यहाँ पे है 1 हो गया। इसमें आपका H यहाँ पे एक जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखो 2 इसका और 1 इससे, इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक यहाँ पे H ले लेंगे, तो ये आपका मेथेनल का पूरा पूरा संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मेथेनल, यहाँ पे ये आपका संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब देखो यहाँ पे कहोगे कि आपने हाइड्रोजन इधर जोड़ा है, कहीं भी जोड़ सकते हो भाई, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन इधर, ठीक है, या ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन इस ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर आप डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इधर नीचे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका दर्शा रहा है कि ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड, और ये तो आपका हाइड्रोजन इसको संयोजकता पूरी करने के लिए, नहीं मतलब 4 कार्बन पूरा करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला संरचना सूत्र। उसके बाद प्रोपाइन का बनाना है। देखो प्रोपाइन ये किस ग्रुप का है, ये एल्काइन ग्रुप का है भाई, एल्काइन देख रहे हो, आइन अंत में आ रहा है, ठीक है। प्रोपाइन यानी प्रोप प्लस आइन, ठीक है, प्रोप प्लस आइन, ठीक है। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, इसमें देखो प्रोपाइन 3 ग्रुप होते हैं ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्काइन में आपका कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो इस प्रोपाइन के संरचनात्मक सूत्र में एक आपका ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। और प्रोपाइन लिखा है यानी प्रोप यानी मेथ एथ प्रोप, कार्बन की संख्या कितनी 3, तो देखो कार्बन की संख्या 3, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या, ठीक है, हमने लिख दिया 3 कार्बन की संख्या। अब देखो प्रोपाइन एल्काइन ग्रुप का है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, आपका मन। तो मान लो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब इसका हाइड्रोजन सारा का सारा पूरा कर दो भाई, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड इसके बीच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 इधर से आ गया, तो 1 इधर हाइड्रोजन लगा दो, इसका 4 पूरा, ठीक है। इसके लिए यहाँ ऊपर 1 लगा दो, तो 3 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, इसका भी 4 पूरा, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें आपको 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये इसकी संयोजकता 4 होगी, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया, देखो यहाँ पे बनाया भी गया है, देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर आपका बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो ये यहाँ डिनोट कर रहा है कि हाँ ये एल्काइन ग्रुप आपका है, आइन ग्रुप है। क्लियर, चलो समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं भाई। अगला देख सकते हो, ठीक है, माफ करना थोड़ा यार दिक्कत हो जा रही है बीच बीच में। अगला क्या है, पेंटेनोन 3, ठीक है। पेंटेनोन ऑन यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, पेंटेन प्लस ऑन, ठीक है, पेंटेन प्लस ऑन, ऑन यहाँ पे जुड़ा है, यानी ये आपका क्या होता है ऑन, ठीक है। ये किस में जुड़ता है, कीटोन ग्रुप में जुड़ता है, ठीक है, ऑन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कीटोन है, इसमें कीटोन समूह है, तो देखो इसको, और पेंटेनोन यानी पेंटेन है भाई, यानी पेंट यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, कार्बन की संख्या कितनी 5। तो देखो इसका कैसे संरचना बनाएंगे, मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ। देखो कार्बन की संख्या 5, और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो वो आपका कीटोन जुड़ा है। और कीटोन क्या होता है भाई, CO, ये हम लोग का क्या होता है, कीटोन होता है। क्लियर, जिसके दोनों तरफ इधर भी एल्किल समूह जुड़ा होता है, इधर भी एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो देखो इसमें तो कार्बन एक पहले से ही होता है, तो इसलिए हम लोग एक कार्बन कम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया हम लोग का कार्बन, और एक इसमें ही होता है, तो एक इसको कर लेते हैं, मान लो ये मिलकर 5 हो गया। क्लियर, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया, ठीक है, पेंट हो गया। अब देखो पेंटेनोन 3 यहाँ पे लिखने का क्या मतलब कि जो ग्रुप जुड़ा है ना CO, वो तीसरे नंबर पे जुड़ा है, तो 1 2 3 यहाँ पे जुड़ा है, 1 2 3 दोनों तरफ से गिनोगे तो यहीं पे आ रहा है, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये
इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कीटोन में होता है ना, जो CO होता है, इसमें आपका एल्किल समूह, इधर एल्किल समूह, और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यानी इसको पूरा फैलाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ एल्किल समूह, यहाँ एल्किल समूह, ऐसे होता है ये इसका क्रियात्मक समूह कीटोन का। तो यहाँ पे देखो इसको हमने ले लिया, तीसरे नंबर 3 लिखा है, मतलब तीसरे नंबर पे जुड़ा है, तो 1 2 3 यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो CO यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ लिख दो, और उसके बाद यहाँ पे आप इधर आप एल्किल समूह इधर हो गया, ठीक है, और इधर भी ये एल्किल समूह हो गया। एल्किल समूह में आपका ये देखो यहाँ ये एल्किल समूह हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और सबका अब अष्टक पूरा करने के लिए भाई यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 4 पहले से होता है, 4 की साझेदारी करता है, तो 1 2 इधर से 3 और इधर से 1 4, और इसमें 1 इधर से 2 इधर से 3 इधर से आपका 4, ठीक है। इधर से 1 की इधर से साझेदारी किया है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, इससे साझेदारी, एक इससे साझेदारी, एक इससे साझेदारी, ये पूरा का पूरा आपका हो गया क्या, पेंटेनोन 3, ठीक है। देखो मेथ एथ ब्रो ब्यूट पेंट हो गया, और यहाँ पे देखो पेंट हो गया, और यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आपका क्या लगा है, कीटोनी समूह लगा है, यानी पेंटेन आपका कितने में बदल गया, पेंटेनोन 3 में बदल गया, ठीक है, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया 1 2 3 4 5 के कारण। और उसके अलावा आपका यहाँ पे ग्रुप कौन सा जुड़ा है, कीटोन, तो आप इसमें ओन जोड़ दोगे भाई, क्योंकि इसका मतलब अनुलग्न ओन जोड़ते हैं कीटोन के लिए, तो ये पेंटेनोन, और 1 2 तीसरे नंबर पर जुड़ा है इसलिए 3 हो जाएगा, तो ये पेंटेनोन 3 हो जाएगा। बाकी देखो इसको आप संक्षिप्त करना चाहो ना, तो ये जैसे CH3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो आप यहाँ पे C और डबल बॉन्ड के साथ भी लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हो, या CO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये आपका CH2 हो गया, और अंत में ये CH3 हो गया, ये शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3 CH2, यहाँ पे आप CO लिख दो, और यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन संरचनात्मक सूत्र में ये लिखना सबसे ज़्यादा बेटर होता है, ऐसे लिखा जाता है, पूरा फैला कर लिखो। क्लियर, पूरी की पूरी सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखो इसका यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है पहले से ही, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 तीसरे नंबर पे ये कीटोन जुड़ा है, और दोनों तरफ ये देखो एल्किल समूह जुड़ा है, यहाँ भी एल्किल समूह, यहाँ भी एल्किल समूह, ठीक। और पेंटेन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 आपके कार्बन हो गए, तो ये पेंटेनोन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। चलो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला ब्यूटेनोन 2 है। अब देखो इसमें ब्यूटेनोन है, सिंपल इसी तरह आपका बनेगा, ब्यूटेनोन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, कार्बन की संख्या यहाँ पे अब 4 होगी, तो देखो 1 2 3 4 हो गई कार्बन की संख्या, और 2 लिखा है, तो इसका मतलब कि दूसरे नंबर पे हम लोग का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होगा। तो देखो कीटोन की कितने नंबर पे है, यहाँ पे देख सकते हो दूसरे नंबर पे, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे जुड़ा है। बाकी इधर से भी आप दूसरे नंबर पे जोड़ सकते हो, आपका मन, ठीक है। इसका ऐसे भी फिगर बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है ना, 2 लिखने का मतलब दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ पे आप जोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, तो इधर आपका एल्किल समूह, इधर एल्किल समूह, यानी कीटोन ग्रुप ये हो गया आपका, ठीक है। इधर एल्किल समूह, इधर एल्किल समूह, अब इसका हाइड्रोजन पूरा कर दो, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ इसका हाइड्रोजन, ठीक है, इसका हाइड्रोजन पूरा कर दो, ठीक है, इसका पूरा पूरा का पूरा ये कर दो, ठीक है। देख रहे हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि 1 2 इधर से बिगिनिंग होते हो, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यहाँ लगाते हो तो 1 2 इधर से भी ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको संक्षिप्त में करना चाहते हो तो देखो CH3 इसको लिख सकते हो, और कार्बन के साथ ये मतलब डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसको आप CH2 लिख सकते हो, और यहाँ पे अंत में CH3, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलो, लेकिन आप ऐसे ही एग्जाम में आए तो ऐसे ही करना है, आपको समझ में आ गया। बाकी देखो मैं जो IPSC नामकरण है आप कहोगे तो मैं एक मतलब पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए ला दूंगा IPSC नामकरण का, जिसमें आपको समझा दूंगा कि IPSC नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर 3 4 सालों के होंगे उसमें मैं आपको समझा भी दूंगा सारा का सारा, तो आपका सारा का सारा IPSC क्लियर हो जाएगा। बाकी चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये 5वां में ये 4 क्वेश्चन था, चारों हो गया, आपको 4 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद अब ये तत्वों के, ये देखो ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा के दिया गया है, हट गया है, ठीक है। ये चैप्टर आवर्त सारणी वाला था, उससे ये क्वेश्चन है, तो ये तो हट गया है आवर्त सारणी वाला चैप्टर आपके एग्जाम से। अगला क्वेश्चन 6 के बाद ये 7 नंबर कर लेते हैं। इसमें देखो ऐसा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित है, हर एक पेपर सेट में पूछता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इसमें क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। और
1 2 3 4 5 6 मार्क मिलेगा। ये 6 मार्क का लंबा वाला प्रश्न है, यानी इसमें अथवा का भी ऑप्शन होगा। देखो इसमें इधर अथवा का भी ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ई एफ हो गया और ये अथवा का ऑप्शन है, मतलब इसको करो या ये इस पे टिप्पणी लिखो, आपका मन। तो चलो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, ठीक है। तो चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है, और यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ क्या बनाता है आपको भरना है। चलो इसका अच्छे से देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये आपका बना दिया गया है, पहले से इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। सोडियम सल्फेट देखो यहाँ पे है ना, सोडियम सल्फेट प्रश्नोत्तर संख्या 7 का। यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। Na2 यहाँ पे क्यों होगा नीचे, क्योंकि देखो सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और जो सल्फेट आयन होता है इस पे -2 चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 2 लिखा गया है। तो सोडियम सल्फेट का ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपका बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे देखो ये बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है तो BaSO4 बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे आपका बेरियम सल्फेट हो गया। और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा, क्या भरा जाएगा। तो देखो जब ये अभिक्रिया करेंगे ना Na2SO4 BaCl2, तो आपका देखो यहाँ पे Na2 मतलब ये एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ये देखो यहाँ चला गया है और ये Na आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आकर NaCl का निर्माण कर लेगा, और Na पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, इसलिए फार्मूला NaCl होगा। अब ये आगे 2 इसके लिए संतुलित करने के लिए लगाया गया है, आगे इसके 2, क्लियर। तो ये पूरा पूरा ऐसे आप कर लेना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद चलो यहाँ पे इसको चलो मैं लिखते हुए समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखो अगला है हम लोग का मरकरी ऑक्साइड। यहाँ पे फार्मूला क्या है, मरकरी ऑक्साइड देख सकते हो, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का Hg होता है, ठीक है, और O ये पूरा फार्मूला होता है मरकरी ऑक्साइड का। जब इसको क्या किया जा रहा है, उष्मा यानी हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये मरकरी, ठीक है, यानी आपका माफ करना Hg मरकरी, और प्लस यहाँ पे भराएगा, क्या भराएगा हमें बताना है, किसमें टूटता है। तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है जब इसको हीट किया जाता है, तो ठीक है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन 1, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे। तो 2 लगाएंगे तो अब मरकरी 2 हो जाएगा, तो इस यहाँ इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, बस ये आपका संतुलित भी हो गया, सिंपल। अब देखो अगला इसमें का बी के बाद ये सी वाला क्या है, आप सी वाला देख सकते हो। ये क्या है, जिंक। तो जिंक क्या होता है, Zn। जिंक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भाई, तेजाब, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इससे अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनाता है, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या बनाएगा आपको भरना है, और साथ में संतुलित भी सारा का सारा करना है। तो देखो जब जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित हटाकर सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना लिया है, और हाइड्रोजन को मतलब यहाँ पे विस्थापित कर देता है गैसीय फॉर्म में, ठीक। अब इसको हमें संतुलित करना है, देख लेते हैं। इधर जिंक 1 है, इधर हम लोग का जिंक 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट यहाँ पे हम लोग का 1 आयन है, सल्फेट का 1 आयन, पूर्ण रूप से ये संतुलित है, कोई संतुलित यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। अगला इस सी के बाद हम लोग डी वाला देख लेते हैं। डी वाला आयरन मीन्स वही आपका लोहा, Fe, ठीक है, आयरन हो गया। कापर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है, इससे अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट, वही यहाँ पे भी विस्थापन अभिक्रिया, जिंक सॉरी ये तो सी वाले में मैं कहाँ चला गया, ये यहाँ पे खाली स्थान दिया है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कापर दिया है, कापर यानी Cu, ठीक है, बनाता है। तो अब इसको हमें पूरा करना है अभिक्रिया को, और साथ में संतुलित करना है। देखो Fe जब CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो आपका इसमें कापर को विस्थापित कर देगा Fe, ठीक है। तो यहाँ कापर वही हट गया है, और इस ये FeSO4 बना लेगा, FeSO4 यहाँ पे बना लेगा, क्लियर। अब इसको हम लोग देखते हैं, संतुलित करते हैं भाई। तो ये Fe1 कापर सल्फेट का 1 आयन, सल्फेट का आयन, पूरी तरह से ये संतुलित है, कोई संतुलित करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद डी के बाद यहाँ हम लोग ई पे आ जाते हैं, 1 मिनट, ई पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा इस बगल ई वाला करते हैं भाई। ई वाला देखो ये क्या है, ये हम लोग का है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हम लोग का क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस उष्मा दिया जाता है इसका, यानी वही एक तरह से अवघटन किया जाता है, ठीक है। तो उष्मा दिया जाता है, यहाँ पे हीट किया जाता है, तो ये कैल्शियम में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। और इसके अलावा यहाँ पे खाली स्थान में भरना है कि किस में आपका टूटता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है जब इस CaCO3 यानी इसको चूना पत्थर बोला जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो, ठीक है।
अब देखो संतुलित इसको कर लेते हैं भाई। देखो कैल्शियम इधर एक, कैल्शियम एक, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। और उसके बाद कार्बन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कार्बन बचा, तो कार्बन 1 यहाँ पे, मतलब ये तो कैल्शियम वाला हो गया, ये कार्बन, ठीक है। ये संतुलित भी है, आप लोग देख सकते हो संतुलित भी है पूर्ण रूप से। ये कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम यहाँ पे काम खत्म इसका। अब देखो CO3 यानी कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन एक यहाँ पे, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 1 और 2 3, संतुलित भी है, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित करने की आवश्यकता नहीं। देखो ऐसे सवालों में ना आपका अधिक से अधिक संतुलित ही दिया रहता है, संतुलित ही हो जाता है। जिसमें आपको ऐसा दिया रहेगा उसमें खूब संतुलित करना होगा। चलो उसके बाद F है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर जिंक नाइट्रेट बनाता है, और प्लस यहाँ पे भरना है कि क्या बनाता है। तो देखो जिंक जो अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होता है Ag अर्जेंटाइन, ठीक है। AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है, ठीक है। इससे अभिक्रिया करता है यहाँ पे, तो देखो जिंक नाइट्रेट, अब देखो जिंक इसको Ag को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये मतलब एक तरह से इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। अब अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद कर लेना, काफ़ी फायदेमंद में रहोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये इसको विस्थापित कर जिंक आपका इसको विस्थापित कर आपका जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो आपका नाइट्रेट, यहाँ पे देखो नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ट्वाइस लिखेंगे, क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट 2 हो जाए तो -2 चार्ज, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये विस्थापित हो गया Ag, तो यहाँ पे आपका Ag विस्थापित हो गया। अब इसको संतुलित भी कर लेते हैं, जिंक इधर एक, इधर जिंक एक आपका। उसके बाद NO3 नाइट्रेट यहाँ पे, उसके बाद देखो NO3 ट्वाइस है, यानी नाइट्रेट 2 है भाई, तो यहाँ पे हम लोग का गड़बड़ है, Ag तो 1 है, तो ठीक है Ag तो हम लोग का चल जाएगा। तो इसको अब हमें संतुलित करना पड़ेगा भाई, संतुलित करते हैं, देख लेते हैं अब इसको। तो देखो यहाँ पे NO3 ट्वाइस है, यानी 2 नाइट्रेट है। यहाँ पे नाइट्रेट हम लोग का 1 है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, तो 2 तो नाइट्रेट हो जाएगा, लेकिन Ag भी 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे, तो 2 Ag हो जाएगा। तो यह पूर्ण रूप से संतुलित भी एक तरह से हो गया आपका। क्लियर, पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण वाला सॉल्व हो गया, 6 का 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करोगे 6 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्रत्येक का 1-1 मार्क। अब आती है हम लोग की बारी, यहाँ पे निवृत्त पर टिप्पणी लिखो अथवा कर आप इन 6 को करो या इन तीनों को कर लो, इसका 2 मार्क, यानी यहाँ से भी आपको 6 मार्क मिल जाएगा, आपका मन। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इस पे हमें टिप्पणी लिखना है। हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया पे, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, और हाइड्रोजनीकरण पे, ठीक है। ये भी काफी टफ दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा वाला, हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है। देखो यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से आप लोग, 1 मिनट थोड़ा माफ करना। देखो हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे संतुलित करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आप अभिक्रिया लिख दोगे, आपको मिल जाएगा 2 मार्क यहाँ से, ठीक है। तो हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है कि किसी भी यहाँ पे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ले सकते हो। तो वही हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया कर क्या होता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ही लिखा गया कि हाइड्रोजन की वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे लिख दोगे, और ये आप एक उदाहरण लिख दोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे हमें टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, वह कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन, ठीक है। जैसा अब कार्बनिक यौगिक CH हम लोग का 4 हो गया, ठीक है। जब क्लोरीन की इससे अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो CH4 से आप लोग का क्या होता है कि देखो
एक हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित हो जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन 2 अणु था तो एक अणु हट जाता है इसमें से, ठीक है। तो इससे हमें हटने से नहीं मतलब है, इसमें प्रतिस्थापन से मतलब है। तो देखो CH4 से आपका यहाँ पे CH3 हो गया और एक यहाँ पे आपका मतलब क्लोरीन अणु मिलकर इससे मिलकर CH3Cl का निर्माण कर लिया और यहाँ HCl का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार ये कुछ अभिक्रिया होती हैं। देखो CH4 से आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो गया है, तो इसलिए, और CH4 क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है भाई, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या कि मतलब ये आपकी एक कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये आपका उदाहरण हो गया, सिंपल, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बी के बाद इसमें सी वाला प्रश्न है। इसमें सी वाला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजनीकरण क्या होती है। हम लोग हाइड्रोजनीकरण को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उपखंड ग वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण क्या होती है इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजनीकरण, ये आपका हेडिंग होगा और इसमें आप लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम, जिसको पीडी से प्रदर्शित करते हैं, और निकेल को Na से प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक में, ठीक है, पहले सॉरी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे जो होगा जो हाइड्रोकार्बन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे देखो यहाँ डबल बॉन्ड है यानी ये आपका एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है, और एल्कीन ग्रुप का हो गया तो ये आपका असंतृप्त हो गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इसको आप एक में करोगे तो ये क्या हो गया, C2H4 हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे C2H4 भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे फैलाकर लिखा है, इसको आप ऐसे C2H4 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे जब यह हाइड्रोजन से देखो यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है और किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या बना रहा है, देखो कार्बन कार्बन, यानी 2 हम लोग के कार्बन हो गए और 1 2 3 4 5 6 हम लोग का, यानी C2H6, और ये C2H6 क्या हो जाएगा भाई, CnH2n+2 के फार्मूले पे आप देख लो, यानी एल्केन में ये बदल जाएगा, ठीक है, ये एल्केन हो जाएगा। और एल्केन क्या होता है भाई, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे संयोग कर रहा है निकेल की उपस्थिति में, ठीक है, ये निकेल भी हो सकता है और बहुत सारे मतलब चीज़ों में पैलेडियम भी यहाँ पे होता है, तो इससे अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, सिंपल, ठीक है। चलो तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये उदाहरण मैंने फैलाकर पूरा लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C2H4 और प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये निकेल की उपस्थिति में यहाँ क्या बना लिया, C2H6 बना लिया। यहाँ ये उदाहरण के तौर पे ये भी ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे फैलाकर ये पूरा लिखा है, सिंपल। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई, हाइड्रोजनीकरण क्या होती है, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अथवा वाला, ठीक। तो ये आप करो या ये वाला करो, आपका मन, 6 मार्क आपको मिलेगा दोनों में से। चलो तो ये हम लोग का अब उपखंड ख हो गया। अब उपखंड जो ग की बारी आती है, ठीक है, यानी ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में, बायो वाले सेक्शन में, चलो इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ओके यार, चलो तो ये हम लोग का अगला, यानी अब सातवें के बाद ये 8वां क्वेश्चन है, यानी जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका फर्स्ट प्रश्न देख सकते हो। इसमें पहला, इसमें ABCD कर आपका 4 ठे प्रश्न दिया हुआ है, क्लियर। ये 8वां 4 मार्क का प्रश्न है, लेकिन इसमें छोटे छोटे कई ठे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। देख सकते हो ये आपका 1/2 यानी ये आपका 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये चारों प्रश्न 1 1 मार्क के, चारों को करने का आपको कितना, 4 मार्क मिल जाएगा। चलो चारों को कर लेते हैं हम लोग। पहला है प्रश्न इसमें ए वाला कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ हमें आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखना है, 2 अंतर बताना है। तो देखो जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है, देखो उपखंड ग 8वें प्रश्न का ए वाला, ठीक है, उपखंड ग में 8वें प्रश्न का ए का आंसर। सबसे पहले इसमें अंतर हमें बताना है, तो 2 आप चार्ट टाइप का बना लो कि इधर एक आक्सी श्वसन, एक तरफ अनाक्सी श्वसन, ठीक है। आपको ऐसे डब्बा टाइप का नहीं बनाना है, ऐसे आपको खींच लेना है, ऐसे बीच में डंडी, और इधर आपका आक्सी श्वसन, इधर अनाक्सी श्वसन, और यहाँ फर्स्ट लिखना है आक्सी श्वसन में क्या लिखना है कि आक्सी श्वसन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का आक्सीकरण आक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब अनाक्सी श्वसन में क्या लिखोगे इसके सीधे में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन कहलाता है। देख लो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बस इतना अंतर है, क्लियर। चलो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखो,
ऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होता है। यहाँ लिखोगे कि अनाक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ठीक, ये दो अंतर हो गए, आप इनको याद कर लो, आपके एग्जाम में आए तो लिख देना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न क्या है कि लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए, यानी हमें लसिका और रुधिर में कोई दो अंतर बताना है। चलो देख लेते हैं भाई, इसके लिए भी दो आप बना लो, दो बीच में डंडी खींच लेना और इधर आप लसिका इधर आप रुधिर बना लेना। और उसके बाद लसिका में आप लोग लिखना कि पहला कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, इसका रंग के आधार पे हम लोग यहाँ भी भेद बता रहे हैं लसिका और रुधिर में, तो इसमें लिख देना कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। और रुधिर में आप लोग लिख दोगे कि यह लाल रंग का होता है, सिंपल। उसके बाद देखो सेकेंड अंतर कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और इसमें लिख दोगे रुधिर में कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, या इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो ये दो अंतर हो गए हम लोग के लसिका और रुधिर में। तो आए आप तो एग्जाम में लिख देना, आपको इसका 1 मार्क मिल जाएगा। चलो बाकी इधर आ जाते हैं। आप इसका और भी अंतर याद करना चाहते हो तो आप अपनी बुक से याद कर लेना, लसिका और रुधिर में कम से कम 5-5 भी अंतर याद कर लेना, आपके काम आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन पे हमें टिप्पणी लिखने को भी आ जाता है। तो चलो यहाँ कायिक जनन किसे कहते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का सी। तो देखो कायिक जनन क्या होता है। पौधों के कायिक भाग क्या, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा जनन कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, पौधों के कायिक भाग, और कायिक भाग में आपका जड़ भी आ जाएगा, तना, पत्ती आदि। ठीक है, द्वारा जनन कायिक जनन कहलाता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहने का मतलब कि जिसमें एक ही युग्मज भाग ले। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही युग्मज भाग लेता है। जैसे आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, केला आदि। गन्ना में आप देखते हो कि उसके जड़ को काट कर बो दिया जाता है और वही मतलब पौधे के रूप में बदल जाता है। आलू में भी वैसे ही होता है, उसी जो आलू होता है उसी को काट कर बोया जाता है। ठीक है, और केला में तो उसकी डंटी उंटी, तो वही सिंपल, ये आपका उदाहरण है। तो आप कायिक जनन के बारे में ऐसे लिख दोगे, उदाहरण ये लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। ये 2 मार्क में भी प्रश्न आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे देखो 1 मार्क में ही प्रश्न, हृदय का कार्य हमें बताना है कि हृदय का क्या कार्य है। भाई 1 नंबर का प्रश्न है तो इसमें ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इसका जो मुख्य कार्य है वही लिख दो। तो 8वें का डी में आप लिख दो कि हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। 1 मार्क का यह प्रश्न है तो इतना 1 मार्क के लिए काफी है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका प्रमुख कार्य लिख दो, काम खत्म। तो ये हम लोग का हो गया 8वें का ए वाला प्रश्न। ठीक है, सॉरी ABCD इसमें का सारा प्रश्न। अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही थोड़ा खतरनाक सा प्रश्न है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। ओके, हमें रसायन संश्लेषण के बारे में लिख लिया कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, और इस रसायन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम लिखना है और उनके कार्य भी लिखना है। यह प्रश्न कितने मार्क का है? 4 मार्क का है। चलो करते हैं इस प्रश्न को, इधर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यह हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। देखो अब इसमें आप लिखोगे, सबसे पहले तो रसायन संश्लेषण क्या है इसके बारे में लिखते हैं। देखो, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। तो ये तो हम लोग का क्लियर हो गया कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। तो ओके, तो ये तो रसायन संश्लेषण जीवाणु कहते हैं, और इस प्रकार उनके भोजन प्राप्त करने की यह जो प्रक्रिया होती है वही रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो ये आगे लिख लोगे कि तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। समझ में आ गया आपका रसायन संश्लेषण क्या होता है। एक बार थोड़ा देखो, मैं और पढ़ देता हूँ। देखो, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। जो यह पूरी प्रक्रिया है रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, तो इसका उत्तर हो गया। आगे थोड़ा इसमें जोड़ दोगे कि इस क्रिया में भाग लेने वाले 3 जीवाणु निम्न हैं, और वो जीवाणु कौन कौन से हैं। आपका एक थायोबैसिलस,
फेरोबैसिलस और एक नाइट्रोसोमोनास। ये 3 जीवाणु काफ़ी प्रमुख हैं, इनका नाम आप लोग याद रखना। ये रसायन संश्लेषी जीव हैं। अब इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख दो आप। जैसे थायोबैसिलस क्या होता है, तो यह समुद्री और स्थलीय आवासों में खासकर कीचड़ में पाया जाता है। यह सल्फर का ऑक्सीकरण करता है, जिससे पौधों के लिए उपयोगी सल्फेट का उत्पादन होता है। ऐसे इसमें लिख दो। उसके बाद फेरोबैसिलस के बारे में लिख दो भाई। फेरोबैसिलस क्या करता है कि यह फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत करते हैं। ये गर्म लौह समृद्ध वातावरण में मौजूद होते हैं। सिंपल। और उसके बाद नाइट्रोसोमोनास के बारे में थोड़ा लिख दो कि यह अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड आयन बनाता है। यह अधिकांशतः भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऐसे लिख दो आप। तीनों में आपका काम हो गया। तो ये इतना लिखने का आपको 4 मार्क मिल जाएगा। एकदम आप 4 मार्क के लिए इस क्वेश्चन को याद कर लो, किसी न किसी पेपर सेट में आना ही आना है। ठीक, चलो भाई, तो ये भी हो गया। उसके बाद चलो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 10, प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे चलते हैं। और उसके बाद 11 और अंतिम प्रश्न। तो चलो प्रश्नोत्तर संख्या 10 क्या है कि पाचन पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है भाई। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन देखो 4 मार्क में पूछा है, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है भाई। भोजन को पचाना। लेकिन इतना ही तो लिखना संभव नहीं है ना भाई, 4 मार्क का प्रश्न है तो इसमें थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पाचक एंजाइमों का तो भोजन का पाचन करना है, लेकिन इतना ही नहीं लिखेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें लिखेंगे। तो चलो हम लोग लिखते हैं पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो देखो यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे उत्तर लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 10। सबसे पहले तो भाई जो पाचक एंजाइम है, ठीक है, वो क्या है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखो ये पाचन लिख दिया हूँ, पाचक लिखो। पाचक एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनके पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी मतलब खाते हैं, जैसे रोटी ही हो गई, रोटी हम लोग खाते हैं, उतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो हम लोग के अंदर जैसे ही गले के अंदर जाता है वहीं से उसका पाचन चालू हो जाता है। बहुत प्रकार के मतलब पाचक एंजाइम मतलब उस पे पड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, गलाते हैं और अंदर तक ले जाते हैं। ठीक है, तो पाचक एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थों को ही लिखा गया है कि छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनके पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे कणों को रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित, और क्यों छोटे छोटे में बदला जाता है, क्योंकि वो तभी वो रक्त द्वारा अवशोषित होते हैं, अवशोषित हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे कणों को रक्त द्वारा अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, कुछ पाचक एंजाइम तथा उनके कार्य निम्न है, ऐसे लिख दोगे आगे। ठीक, और थोड़ा इनके बारे में लिख देते हैं भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 4 मार्क का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा उत्तर। तो चलो, तो इतना लिखने के बाद नीचे अब ये लिख दो कुछ पाचक एंजाइम, जिसमें मैंने लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ले लिया है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। लाइपेज क्या होता है, तो लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। बस इसके बारे में इतना थोड़ा लिख दो, सामान्य जानकारी। और लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है, वसा के। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसमें। उसके बाद क्या है, ट्रिप्सिन। तो देखो ट्रिप्सिन क्या होता है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह किसके, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और यह भी अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। क्लियर। उसके बाद एक एमाइलेज है। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज हमारे शरीर में 2 जगहों पर स्रावित होता है। ठीक है, एमाइलेज हमारे शरीर में 2 जगहों पर स्रावित होता है। सबसे पहले हमारे मुंह में लार ग्रंथियां लार एमाइलेज उत्पन्न करती हैं, जो स्टार्च को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके पाचन की प्रक्रिया शुरू करता है। उसके बाद फिर अग्न्याशय में कोशिकाएं एक अलग प्रकार का एमाइलेज उत्पन्न करती हैं, जिसे अग्न्याशय एमाइलेज के रूप में जाना जाता है, जो ग्लूकोज का उत्पादन करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा करता है। तो ऐसे लिख दोगे पूरा का पूरा, तो आपका 4 मार्क मिल जाएगा। बाकी कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमाइलेज किस प्रकार भोजन का पाचन करता है, तो उसमें ये जितना लिखा गया आप लिख दो, आपको मिल जाएगा फुल मार्क। तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। चलो काफ़ी आसान है, आप आसानी से याद कर लोगे भाई। आगे चलते हैं। बाकी देखो इसमें याद करना क्या है भाई, लाइपेज है तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, बस ये तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हो कि लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है, और यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, तो आप लिख दोगे कि जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। सिंपल। उसके बाद ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और ये भी अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। और एमाइलेज 2 जगहों पे, एक लार की जो ग्रंथियाँ होती है वहाँ पे स्रावित होता है, और एक अग्न्याशय में भी स्रावित होता है। ठीक है, तो आप देख लो अपने दिमाग से, इसको अच्छे से याद कर लो, बैठा लो भाई। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। अब देखो जो ये प्रश्न संख्या 11 है भाई ना,
ये हट चुका है, मैं स्टार मार्क लगा चुका हूँ। निम्नलिखित पे संक्षेप को समझाइए, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। डार्विनवाद और लैमार्कवाद ये हट चुका है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला अथवा, इसमें जो अथवा वाला है उसको, ये क्या है कि पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी पुष्प में जो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन है उसका हमें वर्णन करना है। चलो भाई, इसके लिए काफ़ी अच्छे से देखो मैंने लिखा हुआ है ये आंसर, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ और इसकी व्याख्या करते हैं और फिर हम लोग का ये पेपर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। देखो, ये प्रश्नोत्तर संख्या 11 का अथवा वाला, इसमें मैंने फिगर भी ऐड कर दिया है, लेकिन ये फिगर आपको एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाल रखा हूँ, ठीक। तो चलो देखो, यहाँ पे नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक। जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर डालकर लिख दोगे कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात एक पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुष्प में निषेचोपरांत यानी निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो हमने थोड़ा शुरू में बना दिया है ऐसे कि निषेचन क्या कहलाता है। तो नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। निषेचन के पश्चात एक पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं, ऐसे लिख दो। और उसके बाद फिर लिखो भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बाह्यदल, बाह्यदल में क्या परिवर्तन होता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले बाह्यदल क्या होता है और इसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो यह प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं अथवा कुछ पादपों में निषेचन के पश्चात फलों के साथ रहते हैं, जैसे टमाटर और बैगन। देखो बाह्यदल क्या होता है, देखो यहाँ पुष्प, इस फूल में मैं दिखाता हूँ। देखो ये नीचे, सबसे नीचे ये पत्तियों वाला, ये वाला जो भाग होता है इसी को आप बाह्यदल बोलते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट ये दिखाया गया है, ठीक है। देखो आपने टमाटर में देखा होगा कि मैं ऐसे शॉर्ट फिगर बना लेता हूँ, फिगर मुझे बनाने नहीं आता, माफ़ करना, ठीक है। टमाटर में आपने देखा होगा कि यहाँ मतलब टमाटर पक उग जाता है, फिर भी यहाँ पे दो मतलब हरे हरे यहाँ पे मतलब पत्तियाँ होती हैं, इसी को बोला जाता है बाह्यदल। आपने टमाटर में ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो यही होता है, अंत में क्या होता है कि यह मतलब मुरझाकर गिर जाता है, लेकिन कुछ फलों या कुछ फूल में ये मतलब रहता भी है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि बाह्यदल का क्या होता है निषेचन के पश्चात कि यह प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं अथवा कुछ पादपों में निषेचन के पश्चात फलों के साथ रहते हैं, जैसे टमाटर और बैगन। टमाटर में भी देखने को मिलता है, बैगन में भी देखने को मिलता है। तो ये बाह्यदल के बारे में लिख दो। अब दल या पंखुड़ी के बारे में लिख दो भाई। दल या पंखुड़ी, ये जो पंखुड़ी जो मतलब सबसे, जो फूलों का सबसे मतलब मनमोहक भाग होता है, ये पंखुड़ी आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे गुड़हल का लाल लाल जो होता है ना भाग, पुष्प का मेन, वो पंखुड़ी होता है। तो पंखुड़ी का क्या होता है कि यह पुष्प का सबसे मनमोहक भाग होता है। इसमें आप लिखोगे कि यह पुष्प का सबसे मनमोहक भाग होता है और पुष्प की खूबसूरती को बढ़ाता है। यह पुष्प के अधिकांशतः जनन भाग को ढके रहता है, ठीक है। निषेचन के पश्चात यह भी मुरझाकर गिर जाता है, ठीक है। तो वही हमें अब बताना है इसमें बार बार कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। तो बाह्यदल भी वही गिर जाता है, कुछ पौधों में रहता भी है, पंखुड़ी गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो तीसरा, हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा और चौथा, पुमंग। पुमंग का क्या होता है। पुमंग मीन्स यहाँ पे हम लोग पुमंग बोलते हैं किसको, नर जनन भाग को पुमंग बोलते हैं, ठीक है। नर जनन भाग को पुमंग बोलते हैं। देखो पुष्प नर जनन भाग पुमंग, पुष्प नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी पुष्प का जो नर जनन भाग होता है, नर यानी वही पुरुष का मतलब उसमें जो पुरुष वाला, ठीक। तो नर जनन भाग जो पुमंग होता है उसको पुंकेसर भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना, पुमंग या पुंकेसर, ठीक है। बातें की हुआ। तो देखो वही लिखा गया कि पुष्प नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है, ये लिखा गया है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, परागकोश और तंतु आते हैं। परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है जो निषेचन में भाग लेता है। निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाते हैं, यानी जो नर जनन भाग है वो भी मुरझाकर गिर जाते हैं निषेचन के पश्चात। देखो यहाँ पौधे में देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, यही क्या है, परागकोश है। और इसका ये जो मतलब ये इतना भाग और जो ये डंडी नीचे की तरफ जा रही है उसको तंतु बोला जाता है, क्लियर। तो ये क्या है, नर जनन भाग है, एक पुष्प का नर जनन भाग है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि पुष्प नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है। जो ये पराग कोश है इन्हीं में परागकणों का निर्माण होता है, जो यहाँ से किसी भी माध्यम से यहाँ चले जाते हैं। ये आपका वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र ये नर जनन
तंत्र का भाग, मादा जनन तंत्र का भाग होता है और इसी इस तरह अंडाशय में आ जाता है और फिर यहाँ ये क्रियाकर संलयन कर बीज का निर्माण होता है, एक नए पौधे का एक तरह से बोल सकते हैं निर्माण होता है। तो चलो, तो यहाँ वही लिखोगे पुंबंग में या नर जनन भाग में कि नर जनन भाग पुंबंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है जो निषेचन में भाग लेता है। निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। अंत में हमें यही फोकस करना है कि मतलब, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ नर यानी नर जनन भाग के बारे में भी अंत में हमने यही व्याख्या किया कि निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। पुंकेसर यानी वही नर जनन भाग। नर जनन भाग के अंतर्गत क्या आता है? परागकोश और तंतु, ये भी अंत में मुरझाकर गिर जाते हैं। सिंपल। उसके बाद देखो अगला, इसमें अगला क्या है? अगला हम लोग इसमें लिखेंगे थोड़ा जयांग के बारे में। जयांग क्या होता है? जयांग हम लोग स्त्री जनन भाग को जयांग बोलते हैं, जिसको स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्त्रीकेसर बोलो या जयांग बोलो। तो इसमें भी थोड़ा लिख दो कि पुष्प स्त्री जनन भाग जयांग को स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी पुष्प स्त्री का जो जनन भाग होता है जयांग, उसको स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आता है। देखो ये तीन चीजें आती हैं मेन। वर्तिकाग्र यानी ये वाला मेन भाग, उसके अलावा इसकी जो ये डंठिल है इसको वर्तिका के नाम से जाना जाता है और अंत में यहाँ पे आ जाता है ये आपका क्या होता है? यहाँ ओवरी, अंडाशय होता है। ये अंडाशय और ये तीनों मिलकर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये मिलकर स्त्रीकेसर यानी स्त्री जनन तंत्र, पुष्प में स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि पुष्प स्त्री जनन भाग जयांग को स्त्रीकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आता है। अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं, इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात अच्छा ये तो ठीक है, नॉर्मली लिख दिया गया कि अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं। उसके बाद देखो अंत में यही हमें फोकस करना है कि निषेचन के पश्चात होता क्या है। तो निषेचन के पश्चात वर्तिकाग्र तथा वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। वही अंडाशय फल तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। लेकिन जो ये अंडाशय होता है, ठीक है, ये फल और इसके अंतर्गत जो मतलब बीजांड होता है, जो बीज होते हैं वो मतलब बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, इसमें इतना आपका काम हो जाएगा। तो ये आए क्वेश्चन कि पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है भाई, ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख लेना, कहीं भी किसी भी बुक में, इतना इसमें लिखा हुआ है भर भर कर कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो मेन पार्ट है, बाह्य दल, दल यानी जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, पुमंग यानी पुरुष जनन तंत्र पौधे आपके पुष्प में, यानी जिसको नर जनन तंत्र भी बोल सकते हो, जयांग यानी स्त्री जनन तंत्र, जो मेन पार्ट है उसको फोकस कर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मतलब जनन के पश्चात क्या होता है उनका। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर है इसका, तो आप इसको याद कर लेना और किसी न किसी पेपर सेट में आना ही आना है इस प्रश्न का, आप जानते हो। ठीक, तो चलो, तो ये रहा हम लोग का पूरा का पूरा ये पेपर सेट, इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, काफ़ी टफ प्रश्न थे इसमें, तो आप सबको क्लियर कर लेना अच्छे से, आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न आएंगे। बाकी अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य बैच। हमारी ऐप है UPMSP स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, UPMSP स्टडी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी ऑफर के तौर पे जो 299 रुपये का आपका लक्ष्य बैच था, ऑफर के तौर पे मात्र आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।